गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सुरेंद्र मदान फ्रॉम एनपी स्कूल। आज बच्चों हम चर्चा करेंगे वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन पर। जैसा कि आप जानते हैं कि जल जो है, पानी जो है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितना इम्पोर्टेंट है पानी, इसकी कीमत आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि पानी जो है वो हमारे पीने के काम आता है, हमारे जीवन का मुख्य भाग है। अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें पानी जरूरी है। तो हमारी धरती के ऊपर कितना पानी है, उसमें से हम कितना यूज कर सकते हैं, पानी के स्रोत क्या क्या हैं, हमारे देश के अंदर कितना टोटल पानी जो है वो वर्ल्ड के हिस्से का जो हमें मिलता है वो कितना है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, सारी बातों के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर यानी जल जो है वो होता क्या है, वो कैसे बनता है। तो जल जो है वो दो गैसों का मिश्रण है। इनका दो गैसों का मिश्रण है। दो गैसों का मिश्रण, कौन कौन सी दो गैसें हैं उनका मिश्रण है। ये है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इन दो गैसों का मिश्रण होता है। इन दोनों के अणु जो है वो आपस में मिलकर जो है वो पानी बनाते हैं। 1:8 का रेशो रहता है, 1:8 का अनुपात जो है वो इन दोनों के बीच में रहता है। इनसे पानी जो है वो बनता है। हमारी टोटल अर्थ के ऊपर, ये हमारी अर्थ है, इस पूरी अर्थ के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ पानी की, तो 71% पानी है, 71%। सिर्फ 29% भाग जो है वो लैंड एरिया है, जो स्थलीय भाग है जहाँ पर धरती है। 71% पर पानी है। लेकिन अगर मैं पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर मैं पानी की बात करता हूँ तो प्योर वाटर जो है, प्योर वाटर यानी जो शुद्ध पानी है, जो पीने वाला पानी है, जो यूजेबल है, जिस यूजेबल फॉर्म में, वो सिर्फ 2.4% ही आता है। अगर इसमें से मैं बात करता हूँ टोटल, अगर 100% में पानी के मानूं तो ओशियन, जो समुद्र है हमारे, महासागर जो है, वो 96.5% कंटेन करते हैं वाटर को। यानी 96.5% वाटर समुद्रों के अंदर है, जो साल्टी पानी है, जो हमारे काम में नहीं आ रहा। हालांकि साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं, उस पर शोध कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह से यूज हो सके, लेकिन उसके अंदर साल्ट ज़्यादा होते हैं तो हमारे यूजेबल अभी भी नहीं है। तो 71% में से 2.4% पानी जो है वो हमारे योग्य है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। उसी में से भी अगर पोर्टेबल वाटर की मैं बात करता हूँ, पीने वाला पानी जो होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 1% है, 1% पानी है। बाकी जो बच गया वो किस में है, वो ग्लेशियर्स में है, ग्लेशियर में है, या अंडरग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल जो है वो भूमिगत है। बाकी जो 1.4 अगर बच गया तो ये 1.4% जो है वो ग्लेशियर है, भूमिगत। ग्लेशियर जो होते हैं वो बर्फ के पहाड़ होते हैं, जो ऊपर पहाड़ों पर पाए जाते हैं। भूमिगत जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, जो रिचार्ज रहता है। सिर्फ 1% पानी जो है वो झीलों में, तालाबों में, इन चीज़ों में पाया जाता है, नहरों में है, नदियों में है, जो हमारे यूज हो सकता है। तो पानी की बहुत बड़ी शॉर्टेज है पूरे विश्व के अंदर ही। तो आने वाले टाइम के बाद हो सकता है धीरे धीरे पानी जो है, कुछ देशों में तो अभी भी पानी का संकट है, हो सकता है आने वाले कुछ समय के बाद भारत को भी पानी के संकट का सामना करना पड़े। अब अगर मैं बात करता हूँ तो स्रोत यानी जो सोर्सेज होते हैं, स्रोत ऑफ वाटर, पानी के कौन कौन से स्रोत होते हैं, कहाँ कहाँ से पानी हमें प्राप्त होता है। तो पानी का सबसे बड़ा जो स्रोत होता है वो होता है, तो पानी के जो स्रोत होते हैं वो मेजर स्रोत होते हैं। सबसे बड़ा स्रोत होता है इस धरती के ऊपर पानी का, वो क्या आता है, वो आता है वर्षा। कौन सा आता है, वर्षा यानी रेन, बारिश जो आती है, जो बारिश आती है वो सबसे बड़ा स्रोत होता है। उसके बाद जो स्रोत है हमारे पास वो आते हैं महासागर, फिर तीसरा स्रोत आता है सागर, सीप जो आती है, फिर आती है रिवर्स यानी नदियां, ये भी एक बहुत बड़ा स्रोत है। उसके बाद झीलें, झील आती है, तालाब आते हैं, कुएं, ये भी एक बहुत बड़ा स्रोत होता है पानी का। तो ये जो कुछ एक स्रोत जो मैंने आपको बताए हैं, ये पानी उपलब्ध कराते हैं धरती के ऊपर। अब इन्हीं में से मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले वर्षा की हम बात करते हैं। तो वर्षा जो आती है, बारिश जो आती है, कुछ देशों में मानसून के कारण आती है, कुछ में किसी पवनों के कारण आती है। तो वर्षा जो होती है वो भी एक बहुत बड़ा स्रोत होता है पानी का, जो सीजनल भी है, कुछ देशों में सीजनल आती है। वर्षा का स्रोत, मुख्य स्रोत होता है जो प्राकृतिक है। उसके बाद महासागर,
महासागर जो लगभग मैंने बताया 96.5% जो है वो कंटेन करते हैं महासागरों के अंदर जो पानी है, जो साल्टी पानी होता है लगभग 96.5%। तो आपको पता होगा महासागर दुनिया के अंदर कितने हैं। सबसे पहले तो हम इसी के ऊपर चर्चा करते हैं कि मेजर महासागर जो होते हैं, ओशियन जो होते हैं, वो कितने हैं इस धरती के ऊपर, जो ओशियंस पाए जाते हैं धरती के ऊपर। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सबसे बड़ा महासागर जो होता है वो प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर। ये सबसे बड़ा महासागर है धरती के ऊपर, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद जैसे हिंद महासागर, इंडियन ओशन जो भारत के ठीक बिल्कुल नीचे है, और भारत को इसकी केंद्रीय स्थिति का बहुत लाभ भी मिलता है। इंडियन ओशन, इंडिया के मैप के अंदर दिखा रखा है इंडियन ओशन। दूसरा बड़ा महासागर जो है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर ये तीसरा महासागर है, ये सबसे छोटा महासागर है। अंटार्कटिका महासागर और अटलांटिक महासागर। ये 5 मुख्य महासागर हैं इस धरती के ऊपर। इन 5 महासागरों में से प्रशांत महासागर मैंने सबसे बड़ा बताया आपको, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। उसके बाद अंटार्कटिका महासागर, ये अंटार्कटिका जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है हमारा महाद्वीप है उसी के अंदर है। इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं है, बाकी इन सब की फिक्स लंबाई चौड़ाई जो है। इंडियन ओशन जो है बिल्कुल भारत के ठीक नीचे है, और भारत को इसकी केंद्रीय स्थिति का बड़ा लाभ मिलता है क्योंकि भारत का व्यापार भी होता है ऑस्ट्रेलिया के साथ, पूर्वी एशियन कंट्रीज के साथ है, अफ्रीका के साथ, अमेरिका के साथ, यूरोपियन कंट्रीज के साथ, इसी के थ्रू जो होता है भारत का व्यापार किया जाता है। अब बात करते हैं सागर की। महासागर के बाद जो छोटा स्रोत होता है वो सागर आता है। छोटा स्रोत जो होता है वो सागर है महासागरों के बाद। अब सागरों में भी मैं बात करता हूँ तो भारत के इस तरफ की बात करता हूँ तो भारत के इस तरफ जो है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है, ये भी एक सागर है। इसी तरह लाल सागर है, ये भी एक प्रकार का सागर है। उसी तरह जो है मृत सागर है, ये भी एक प्रकार का सागर है। तो इस तरह से कुछ एक सागर है। अगर आपको इनके बीच में डिफरेंसेस नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि महासागर और सागर के बीच में भी डिफरेंसेस होते हैं। महासागर जो होते हैं वो एक बहुत बड़ा जल स्रोत होता है, यानी वो चारों ओर से क्या होता है उसमें लगभग पानी होता है और बहुत लंबाई चौड़ाई होती है इसकी, बहुत लंबा, और ये गहरा भी ज्यादा होता है, इसकी गहराई ज्यादा होती है क्योंकि ये सागर से ज्यादा गहरा होता है। सागर ही एक बहुत बड़ा जल स्रोत होता है जो महासागर के साथ जाकर मिलता है। इसके 3 और पानी होता है, चौथी ओर से ये महासागर के साथ जाकर मिल जाता है। उसके बाद आता है नदियां। अब नदियां भी जो है जल का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है। तो इन्हीं नदियों में से अगर आप कुछ विश्व की बड़ी फेमस नदियां हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो फेमस नदियों के बारे में जैसे नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, अमेजन नदी दुनिया की दूसरी चौड़ी सबसे लंबी नदी आती है, चौड़ाई में भी आती है, भारत की गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ये कुछ नदियां हैं जो मेजर विश्व के अंदर जो नदियां हैं जिन्होंने अपना मुख्य स्थान बनाया हुआ है, ये वो नदियां हैं। तो ये भी एक जल का स्रोत है। उसके बाद झील भी एक मुख्य स्रोत होता है पानी का। अब झील जो होती है, झील के अंदर क्या होता है, किसी भी जल स्रोत से जो बहता है और बीच में कोई भी पानी धरती का टुकड़ा आता है और पानी जो होता है उसके चारों ओर बीच में से निकल जाता है, बीच में जो पानी खड़ा हो जाता है उसी को झील बोला जाता है। तो झील भी एक मुख्य स्रोत है। झीलों के बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको। भारत के अंदर की बात करता हूँ, तालाब, कुएं, नलकूप हैं, ये सारे स्रोत जो होते हैं वो पानी के मुख्य स्रोत कहलाते हैं। अब मैं बात करता हूँ भारत के, ये मुख्य स्रोत थे पानी के। अब मैं बात करता हूँ भारत की। तो भारत के अंदर जो है पूरे विश्व के अंदर, अगर आप मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया कि पूरे विश्व के अंदर जो पानी का जितना अमाउंट मिलता है, भारत जो है, भारत के अंदर टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 18%, जितनी जनसंख्या भारत की है, जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो जनसंख्या प्रतिशत भारत का पूरे विश्व के अंदर लगभग 18% है। यानी पूरे विश्व के अंदर जितनी जनसंख्या है उसका 18% भारत के पास है। लेकिन भारत के पास जो जल संसाधन है, जल संसाधन भारत को जितना मिलता है, पानी जो मिलता है
पूरे विश्व का वो 4% पानी जो होता है वो भारत के पास है। पूरे विश्व के अंदर जितना पानी है उसका 4% भारत के पास है। और भारत के पास किसमें से है, लाइक इंडियन ओशन, अरब सागर है, इस तरफ आपके पूर्व के अंदर बे ऑफ बंगाल है, ये चीजें हैं। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ भारत की मुख्य नदियों की। भारत के अंदर मुख्य नदियां, जो मेन नदियां जो बहती हैं, मुख्य नदियां जो बहती हैं भारत के अंदर, उनमें से मैं सबसे पहले बात करता हूँ इंडस की, सिंधु नदी जिसको बोला जाता है, सिंधु नदी यानी इंडस। ये सिंधु नदी क्या है, ये भारत की एक प्रमुख नदी है, लेकिन इसका बहुत बड़ा भाग जो है वो भारत से बाहर पाकिस्तान में जाता है। तो आपको बता दूं सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, यहाँ पर ऊपर नेपाल के ऊपर, यहाँ पर तिब्बत के अंदर एक लेक है जिसका नाम है मानसरोवर, मानसरोवर झील। ये मानसरोवर झील है, ये सिंधु नदी यहाँ से निकलती है। और यहाँ से निकलने के बाद ये सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होती हुई, जम्मू कश्मीर से होती हुई हिमाचल प्रदेश से, पंजाब, पंजाब से होकर ये पाकिस्तान, ये जो पार्ट जो है पाकिस्तान का पार्ट है इस तरफ, और पाकिस्तान में चली जाती है। इस सिंधु नदी की 4-5 मुख्य ट्रिब्यूटरीज हैं। इसकी सहायक नदियां हैं, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, झेलम है, सतलुज है। ये पांचों इसकी सहायक नदियां, इसकी ट्रिब्यूटरीज है। मुख्य नदी है, इसकी सहायक नदियां हैं जो इसी में से निकलकर बाद में इसी में मिल जाती हैं। कहाँ पर मिलती हैं, पाकिस्तान के मिठनपुरा नामक स्थान पर। मिठनपुरा नामक स्थान के ऊपर ये पाकिस्तान की सिंधु नदी के साथ ये सारी नदियां जो भी इसके साथ सहायक नदियां आती हैं, जैसे रावी है, चेनाब है, झेलम है, ब्यास है और सतलुज है। ये पांचों नदियां जो है सिंधु नदी के साथ मिठनपुरा नामक स्थान के पास जाकर मिल जाती हैं, और ये फिर कराची के पास जाकर अरब सागर के अंदर जो है वो मिल जाती है। तो सिंधु नदी की टोटल जो लंबाई है, कुल लंबाई अगर मैं सिंधु नदी की बात करूं तो 2900 किलोमीटर की है, लगभग 2880 किलोमीटर मानिए आप इसको, 2880 किलोमीटर के आसपास की जो है वो लंबाई है इसकी, इतनी लंबाई है इसकी। भारत के अंदर दूसरी सबसे बड़ी नदी भी इसी के साथ आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, जो लगभग ब्रह्मपुत्र नदी जो है 2900 किलोमीटर की लंबाई के साथ है ब्रह्मपुत्र। ये भी मानसरोवर लेक से निकलती है, मानसरोवर लेक से निकलती हुई ये तिब्बत से चाइना से होती हुई अरुणाचल प्रदेश के अंदर से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से होती हुई असम से बांग्लादेश जो भारत के बीच में एक अलग पार्ट है, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में होती हुई पश्चिम बंगाल में ये गंगा नदी के साथ मिलकर संगम बनाती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो इसकी लंबाई है टोटल 2900 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी, अभी तक मैंने आपको 2 नदियां बताई हैं। इसकी जो मुख्य नदी है जैसे तीस्ता इसकी सहायक नदी है। तो अभी तक जो 2 नदियां मैंने बताई हैं 2880 सिंधु है और 2900 ब्रह्मपुत्र है, लेकिन भारत की कोई भी इन दोनों में से कोई भी नदी जो है वो लंबी नहीं है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी अगर मैं बात करता हूं, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी वो कौन सी है, वो गंगा है। इसकी लेंथ कितनी है, 2525 किलोमीटर। अब आपको एक डाउट होगा कि यहाँ पर 2880 है, यहाँ पर 2900 है, लेकिन 2525 को सबसे लंबी नदी बता रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसका 2880 किलोमीटर की टोटल लेंथ है, लेकिन इसका बहुत थोड़ा भाग जो है भारत में, बाकी भाग पाकिस्तान में चला जाता है। सेम इसी तरह ब्रह्मपुत्र जो है 2900 किलोमीटर की लेंथ है, लेकिन इसका मोस्टली पार्ट जो होता है वो तिब्बत है, चाइना है, उन देशों में से होकर भारत में प्रवेश करता है। तो इसका भी लेंथ जो होती है वो कम हो जाती है। लेकिन 2525 किलोमीटर की लेंथ गंगा जो है वो भारत में से ही निकलती है, और भारत में से ही निकलकर जो है उत्तराखंड के में से होती है। इधर हरिद्वार मेजर जो धार्मिक स्थान है जो उत्तराखंड के अंदर है, वहां से ये होती हुई सारी बिहार क्रॉस करके पश्चिम बंगाल के अंदर जो है वो आती है। इसकी 2525 किलोमीटर की लेंथ जो है वो टोटल पूरे भारत में ही बहती है। और इसकी सहायक नदियों में अगर मैं बात करता हूँ, गंगा की सहायक नदियों में तो यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, चंबल है। ये सारी मुख्य नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियां कहलाती हैं।
ये सारी इसके साथ साथ इसकी ट्यूबिलिटीज बनकर चलती हैं। तो गंगा की 2525 किलोमीटर की जो लेंथ है वो टोटल लेंथ जो है वो भारत के अंदर से ही गुजरती है। अब इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ, ये है उत्तर भारत की नदियां। कौन सी थी? उत्तर भारत की नदियां, उत्तर भारत की नदियां। अब उत्तर भारत की नदियों को क्या कहा जाता है, इसमें भी एक और है बात, तो उत्तर भारत की नदियों को सदा नीरा कहा जाता है। सदा नीरा, सदा नीरा का मतलब, सदा नीरा का मतलब होता है जिसमें सारा साल पानी रहता है। क्या होता है? सारा साल पानी। क्योंकि ये जितनी भी नदियां हैं ये हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं और हिमालय में बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो वहां से जो ये नदियां निकलती हैं तो इनमें सारा साल पानी रहता है, इसलिए इनको सदा नीरा बोला जाता है, सारा साल पानी बहने के कारण। अब आती है हमारी दक्षिण भारत की नदियां। तो दक्षिण भारत की नदियों में अब करते हैं दक्षिण भारत की नदियों की बात। दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, दक्षिण भारत की नदियां, अब दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनमें से मुख्य नदियां कौन सी हैं? दक्षिण भारत की नदियों को मौसमी नदियां बोला जाता है। कौन सी बोला जाता है? मौसमी, यानी मौसम के अकॉर्डिंग जब बारिश का सीजन होता है तब इनमें पानी आता है। ये नदियां सारी की सारी लगभग जो पठारों से निकलती है। कहां से निकलती है? पठारों से। जितने भी पठार यहाँ पर सेंट्रल है मालवा का, और ये यहीं से निकलती है, पठारों से नदियां निकलती हैं। तो दक्षिण भारत की मुख्य नदियों में से आती है गोदावरी, जो भारत दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी माना जाता है इसको, गोदावरी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, जो लगभग 1400 किलोमीटर की है। कितनी है इसकी लेंथ? 1400 किलोमीटर। इस नदी को दो नामों से और भी जाना जाता है। एक तो बोला जाता है इसको दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा भी बोला जाता है इसको, और वृद्ध गंगा भी बोला जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की सबसे प्राचीन पुरानी नदी भी है। इसी के कारण इसको गोदावरी को वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो बड़ी फेमस नदियां जो होती है वो कृष्णा है, कृष्णा है, कावेरी है, जो दक्षिण भारत की मुख्य नदियां हैं, महानदी है, तुंगभद्रा है, ताप्ती है, ये दक्षिण भारत की नदियां हैं, नर्मदा है। ये लगभग दक्षिण भारत के अंदर जो नदियां जो हैं वो आती हैं, जो पानी का स्रोत है। अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको एक चीज और बताता हूं मैं, कि भारत की जितनी भी नदियां हैं सारी नदियां जो हैं वो यूं चलती हैं और यूं चलकर लगभग बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के अंदर आकर गिरती हैं। कोई भी नदी जो है वो यूं चलती है और बंगाल की खाड़ी के अंदर आकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। लेकिन दो नदियां ऐसी हैं जो उल्टा चलती हैं और वो जो है अरब सागर के अंदर जाकर गिरती हैं। वो दो नदियां कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती। ये दो नदियां जो है भारत की मुख्य नदियां जो उल्टी चलती हैं, पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर चलती हैं और अरब सागर के अंदर जाकर गिरती हैं। बाकी जितनी नदियां हैं वो क्या करती हैं? वो पश्चिम से चलकर पूर्व की ओर जाती हैं और बे ऑफ बंगाल के अंदर गिर जाती हैं। अब मैं बात करता हूं कुछ झील की। झीलों के बारे में मैं बता दूं आपको। झील, लेक्स जो है भारत के अंदर कुछ प्रमुख झीलें हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर दो मुख्य झीलें हैं, एक डल झील और एक वुल्लर झील। ये दोनों झीलें कहां पर हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर है। फ्रेश वाटर की, ताजा पानी की, मीठे पानी की जो झील भारत के अंदर है, सबसे बड़ी झील जो है वो वुल्लर झील ही है। और डल झील जो है, डल लेक जो है, ये डल लेक जो भारत के अंदर है ये टूरिस्ट के लिए है, जो बाहर से घूमने के लिए यात्री आते हैं, भ्रमण करने के लिए आते हैं, वो डल लेक के अंदर जो है ज्यादा शिकारे वगैरह बने हुए हैं, वहां जाकर एंटरटेन करते हैं। उसके बाद सांबर लेक है, सांबर लेक, सांबर लेक यानी सांबर झील जो है ये कहां पर है? ये राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर है सांबर झील जो है, जो खारे पानी की झील है। भारत के अंदर खारे पानी की झील ये है। और उसके बाद है चिल्का लेक, चिल्का झील। चिल्का झील कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है, जो साल्टी पानी की, नमकीन पानी की सबसे बड़ी झील है भारत के अंदर। नमकीन पानी की, नमकीन पानी की झील है, यहाँ नमक इसमें ज्यादा होता है, ये उड़ीसा के अंदर पाई जाती है। तो भारत की मुख्य झीलों के अंदर है। हालांकि भारत के अंदर बहुत सारी आर्टिफिशियल लेक भी है, तो इन्हीं में से जैसे प्राकृतिक झीलों में डल, वुल्लर, सांबर, चिल्का, ये मुख्य जो है वो झीलें जो हैं वो भारत के अंदर पाई जाती हैं।
तो इस तरह से भारत जो है इन झीलों से भी पानी प्राप्त करता है, नदियों से भी प्राप्त करता है, नहरों से भी प्राप्त करता है। और फिर भी जल दुर्लभता, यानी एक में टॉपिक है इसके अंदर कि जल दुर्लभता क्या होता है। जब आप ये चैप्टर करोगे तो इस चैप्टर के अंदर आपको एक टॉपिक आएगा जल दुर्लभता क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि जल दुर्लभता क्या होती है। जल दुर्लभता, जल दुर्लभता, वाटर स्केर्सिटी। वाटर स्केर्सिटी मीन्स पानी की कमी होना, यानी जल की कमी होना, जल की कमी होना। यानी अगर पानी की कहीं कमी है तो उस चीज को अपन जल दुर्लभता कह सकते हैं, क्योंकि पानी की कमी जो है भारत के बहुत सारे स्पेशली 2-3 राज्यों के अंदर तो बहुत ज्यादा कमी है। लाइक अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में पानी तो बहुत है लेकिन यूज नहीं हो रहा ढंग से। तमिलनाडु है, तीसरा राजस्थान है। ये जो एरिया है यहाँ पर पानी की कमी है, यानी इस एरिया के अंदर पानी की काफी कमी पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर जो है लोग जो है रूफ टॉप हार्वेस्टिंग यानी पानी को संग्रहण करने की प्रवृत्ति पर जोर देते हैं। पानी को संग्रहण करना, जल संग्रहण पद्धति बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जल संग्रहण पद्धति। इसके अंदर क्या करते हैं? जल संग्रहण पद्धति के अंदर इसके अंदर क्या किया जाता है, घर की जो छत होती है उस छत के ऊपर जो होता है बाउंड्री बनाकर और पानी को, बारिश के पानी को, स्पेशली जो वर्षा के जल को स्टोर करने के लिए होता है, तो वर्षा के जल को यहाँ पर स्टोर किया जाता है। फिर पाइप लगाकर और नीचे घर के अंदर जमीन के अंदर कोई खड्डा वगैरह, टैंक वगैरह बनाकर पानी को उसमें स्टोर किया जाता है। और जब ये पानी स्टोर हो जाता है तो इस पानी को यूज किया जाता है बहुत तरीकों में, चाहे वो कृषि के लिए किया जाए, चाहे वो नहाने के लिए किया जाए, चाहे वो पीने के लिए किया जाए, कपड़े धोने के लिए, वॉशिंग के लिए, उन चीज़ों के लिए इसको यूज किया जाता है ताकि पानी की कमी जो है वो पूरी हो सके। तो पानी की यूजेस आपको पता ही है कि पानी पीने के काम आता है, कपड़े धोने के काम आता है, नहाने के काम आता है, बहुत सारे कामों में आता है। बात करते हैं पानी के प्रदूषण की। पानी प्रदूषित भी बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली किसके द्वारा होता है? फैक्ट्रियों के जो अपशिष्ट वगैरह डाले जाते हैं उनके द्वारा होता है। जो हम घरों के अंदर साबुन वगैरह से सब से कपड़े धोते हैं उनसे पानी प्रदूषित होता है। मरे हुए जीवों के अवशेष उसके अंदर डाल दिए जाते हैं, अस्थियां वगैरह डाल दी जाती हैं, उससे प्रदूषण होता है। तो बहुत सारे जो कचरा जो निपटान नहीं होता उस कचरे का, उसको मिक्स कर दिया जाता है, उसके कारण भी पानी प्रदूषित होता है। तो हमें पानी को बचा कर रखना चाहिए, उसको सुरक्षित रखना चाहिए, पानी को प्योरीफाई करते रहना चाहिए। अगर हम घर के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं तो क्लोरीन वगैरह डालकर जो है इन चीज़ों से पानी को सुरक्षित रख के पानी को पीना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक था मेरा वो वाटर रिसोर्सेज पर था, पानी पर था, शॉर्ट में था, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। और आपको अगर अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।